हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हम इंडियन हिस्ट्री कर रहे थे जिसमें हमने हमारे सारे टॉपिक कर लिए, जिसमें हमारे एक मुगल काल है रह जाता है। आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में गुप्त काल वाला हमने कर लिया है। 1857 की क्रांति कर ली, भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कर लिए, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद वाला भी कर लिया। और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और भीमराव अंबेडकर भी हमने कर लिया है। तो हमारा भारतीय इतिहास में सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाता है, जो है मुगल काल वाला। ठीक है, वो हम आज से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा मुगल काल वाला साहित्य का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा इंडियन हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा। और हमारे राज पनोरमा बुक से वो नोट्स के रूप में तैयार हो जाएंगे। और दोबारा हम जो भी शुरू करेंगे तो हम हमारे नोट्स से ही रिवीजन करेंगे बार बार। ठीक है, तो हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है मुगल काल। मुगल काल, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है मुगल कालीन साहित्य। सबसे पहले क्या है? मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, साहित्य दिया हुआ है सबसे पहले। ठीक है, मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी, जो कि शिक्षा का प्राथमिक केंद्र था। तो प्राथमिक शिक्षा मुगल काल में कहाँ दी जाती थी? मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा, मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब में, मकतब में। ठीक है, दी जाती थी। ठीक है, और आगे दिया हुआ है उन शिक्षा के लिए मदरसों की व्यवस्था थी। इसमें फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा भी हमारे स्कूल कह देते हैं, मकतब को हमारे स्कूल कहते हैं, जबकि उच्च शिक्षा हमारे विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी कहते हैं। तो यहाँ मुगल काल में उच्च शिक्षा के लिए किन का प्रयोग किया जाता था? मदरसों का। उच्च शिक्षा मदरसों में। भाषा कौन सी थी? फारसी। भाषा फारसी। ओके, आगे दिया हुमायूं ने माहम अनगा के सहयोग से दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। ठीक है, किस मदरसे की स्थापना की? दिल्ली में हुमायूं ने किसकी स्थापना की? मदरसे ए बेगम की। ठीक है, तो हुमायूं ने, या ऐसे लिख देते हैं मदरसा ए बेगम, हुमायूं लिख देते। ठीक है, हुमायूं ने माहम, हुमायूं ने माहम अनगा, माहम अनगा के सहयोग से दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना, दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना। ठीक है, आगे दिया हुआ है पुस्तकालय स्थापना। हुमायूं अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। अभी हुमायूं को साहित्य में जब बहुत ज्यादा ही रुचि थी। अकबर ने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फारसी भाषा को राजभाषा किसने बनाया? फारसी भाषा को राजभाषा बनाया, किसने बनाया? अकबर ने, अकबर ने। ठीक है, आगे दिया हुआ है अकबर ने बनाया। शाहजहां ने भी दिल्ली में एक मदरसा बनवाया, वह दारुल बरका नामक मदरसे की मरम्मत करवाई। तो ये लिख देते हैं शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने भी दिल्ली में एक मदरसा बनवाया। ठीक है, और दारुल बरका नामक मदरसे की मरम्मत किसने करवाई? शाहजहां ने। ठीक है, दारुल बरका मदरसे की मरम्मत किसने करवाई? शाहजहां ने, शाहजहां
जहां ने करवाई। ठीक है, आगे दिया हुआ है औरंगजेब ने मदरसों एवं मकतबों की सहायता की, वह हिंदू पाठशालाओं को बंद करवाने की कोशिश की। ये औरंगजेब के बारे में तो हमें पता है भी, इसने मंदिरों को तोड़वाया, हिंदुओं की पाठशालाएं बंद करवाई, बहुत काम किए। ठीक है नहीं, औरंगजेब ने तो। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री जुबेनिसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक मकतब खुलवाया, यानी स्कूल खुलवाया। तो ये भी लिख लेते हैं, कौन सा? औरंगजेब की निर्वासित पुत्री जेबुनिसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक मकतब या स्कूल खुलवाया। ठीक है, मकतब या स्कूल खुलवाया। ठीक है, ये सभी तो बात है ना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें ध्यान रखनी है। आगे दिया मुगल काल में लखनऊ का फरहंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए तथा सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुगल काल में न्याय की शिक्षा के लिए कौन सा मकतब प्रसिद्ध है? मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध मदरसा कहाँ का है? लखनऊ का फरंगी महल मदरसा। लखनऊ का फरंगी महल मदरसा। ठीक है, न्याय की शिक्षा के लिए कहाँ का? लखनऊ का। ठीक है, और व्याकरण की शिक्षा के लिए सियालकोट का मदरसा। व्याकरण की शिक्षा के लिए सियालकोट का मदरसा। ठीक है, सियालकोट का मदरसा। आगे दिया हुआ दिल्ली का शाह उल्लाह स्कूल परंपरागत मान्यताओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। परंपरागत शिक्षाओं के लिए कौन सा मदरसा प्रसिद्ध था? तो लिख देते हैं, परंपरागत मान्यताओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये व्याकरण के लिए प्रसिद्ध है, सियालकोट वाला। ठीक है, और परंपरागत मान्यताओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? दिल्ली का शाह उल्लाह स्कूल। दिल्ली का शाह कहाँ गया? दिल्ली का शाह उल्लाह स्कूल। ठीक है, आगे दिया हुआ है इस समय बनारस हिंदू शिक्षा केंद्र का बड़ा केंद्र था। ठीक है, ये बनारस का जो शिक्षा केंद्र है वो हिंदू शिक्षा केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र था। तो हम लिख देते हैं, बनारस है वो हिंदू शिक्षा केंद्र का बड़ा केंद्र था मुगल काल में। ठीक है, बनारस है वो हिंदू शिक्षा केंद्र का बड़ा केंद्र था मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल में। आगे दिया हुआ है, मुगल काल में विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रकार की उपाधि दी। ये बीच में जिसकी टैवर्नियर ने प्रशंसा की। ठीक है, इस हिंदू शिक्षा का बनारस की किसने प्रशंसा किसने की है? हिंदू शिक्षा केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? बनारस। और इसकी प्रशंसा किसने की है? टैवर्नियर ने। इसकी
प्रशंसा, इसकी प्रशंसा टैवर्नियर ने की है। ठीक है, आगे दिया हुआ है मुगल काल में विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रकार की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, कितने प्रकार की उपाधि दी जाती थी ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। ठीक है, नंबर 1 कौन सी होगी? तर्क व दर्शन के लिए फाजिल, तर्क व दर्शन के लिए फाजिल, नंबर 2 धार्मिक शिक्षा के लिए आमिल, धार्मिक शिक्षा के लिए क्या कौन सी उपाधि दी जाती थी? आमिल की, और साहित्य के लिए काबिल। नंबर 3 साहित्य के लिए कौन सी दी जाती थी? काबिल। तो ये हमारा है जो इतना है वो इसमें भूमिका के रूप में मुगल काल के बारे में बताया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ साहित्य से ही संबंधित है। ठीक है, आगे हमारा बाबरकालीन फारसी साहित्य शुरू हो जाता है। ठीक है, कौन सा टॉपिक हो जाता है या हम इसे नंबर 1 भी लिख देते हैं, बाबरकालीन फारसी साहित्य, बाबरकालीन फारसी साहित्य। ठीक है, बाबरकालीन फारसी साहित्य, इसमें क्या आता है? बाबरनामा, बाबर द्वारा चलाई गई। ठीक है, बाबर द्वारा चगताई तुर्की भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं जलवायु संबंधी जानकारी मिलती है। ठीक है, तुजुक ए बाबरी का 4 बार फारसी में तथा 3 बार अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। तुजुक ए बाबरी में फारसी में प्रथम 2 अनुवाद हुमायूं के समय जैना खां व प्यादा खां ने, तथा तीसरा अनुवाद अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया, और चौथा अनुवाद शाहजहां के समय मीर अबू तालिम तुर्बाती द्वारा किया गया। तो ठीक है, ठीक इसमें बताया गया है कौन सी इसकी आत्मकथा बाबर की, तो लिख देते हैं बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी। तो भाषा कौन सी है? चगताई तुर्की भाषा, चगताई तुर्की भाषा। ठीक है, चगताई तुर्की भाषा, ये क्या है? एक आत्मकथा। तो लिख दिया बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी है, इसकी भाषा है चगताई तुर्की भाषा है, और इसके बारे में इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तत्कालीन यानी उस समय के राजनीतिक, भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, जलवायु संबंधी जानकारी मिलती है। तो जानकारी लिख देते हैं किसकी मिलती है? भारत के संबंध में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आ जाएगा, और जलवायु के संबंध में। ठीक है, जलवायु के संबंध में। आगे दिया हुआ है तुजुक ए बाबरी का 4 बार फारसी में और 3 बार अंग्रेजी में अनुवाद है। इसका 4 बार फारसी में, 4 बार फारसी व 3 बार अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, अनुवाद किया गया है। तुजुक ए बाबरी के
के फारसी में, यानी फारसी में 4 बार हुआ है तो इसके चारों बार के दिए हुए तो ठीक ले हम लिख लेते हैं। फर्स्ट तो किसने किया, फर्स्ट तो किसने किया, तुजो के बाबरी फारसी में प्रथम अनुवाद, ठीक है, प्रथम फारसी में अनुवाद किसने किया, प्रथम फारसी में 4 बार दिन, तुजो के बाबरी के फारसी में प्रथम 2 अनुवाद हुमायूं के समय, ठीक है, प्रथम फारसी में अनुवाद प्रथम 2 बार हुमायूं के समय, ठीक है, किसके समय हुआ, हुमायूं के समय, फारसी में अनुवाद प्रथम 2 बार हुमायूं के समय। और जो किसने किया, जेना खा व प्यादा खां ने, इसने किया जेना खां व पाइंदा खां ने, ठीक है, पेंदा खाने ने फारसी में अनुवाद प्रथम 2 बार हुमायूं के समय जेना खा व प्यादा खाने किया, देखिए ये 2 बार हो गया, ठीक है। आगे तीसरी बार अकबर के समय, तीसरी बार अकबर के समय, तीसरी बार अकबर के समय किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने, अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। आगे है चौथा अनुवाद शाहजहां के समय, ठीक है, फर्स्ट 2 तो हुमायूं के समय, तीसरा अकबर के समय और चौथा अनुवाद अकबर के समय नहीं, अकबर के समय नहीं, तीसरा अकबर के समय है, चौथा है शाहजहां के समय, शाहजहां के समय किसने किया, मीर अबू तालिब तुर्बाती ने, मीर अबू तालिब तुर्बाती द्वारा, ठीक है, किया गया, ठीक है। आगे दिया हुआ है श्रीमती A.S. तुर्बाती के द्वारा किया गया, मीर अबू तलीब तुर्बाती के द्वारा श्रीमती A.S. बेवरीज ने 1905 में मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, A.S. बेवरीज ने, A.S. बेवरीज ने 1905 में, ठीक है, किया। जबकि लिंडन एल्किन व एस्किन ने फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद, इसने तो तुर्की से अंग्रेजी में किया, ठीक है, तुर्की से अंग्रेजी में, ठीक है, तुर्की से अंग्रेजी में किसने किया, A.S. बेवरीज ने 1905 में। जबकि ये 3 नाम और दिए, इन्होंने फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया इसका, जबकि फारसी से अंग्रेजी में किसने किया, लिंडन और एल्किंग एरिस्कन ने, ठीक है, फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, इन तीनों ने किया। और कब किया, 1826 में, ठीक है। आगे दिया, बाबर ने एक नई काव्य शैली, यानी काव्य से में पता है किससे संबंधित होता है, पद्य शैली से होता है। बाबर ने एक नई काव्य शैली मुबैयान को प्रारंभ किया, ठीक है, काव्य शैली किसकी, बाबर ने कौन सी काव्य शैली प्रारंभ की, बाबर ने मुबैयान काव्य शैली प्रारंभ की,
ठीक है, हमें याद रखना है कौन सी, काव्य शैली या पद्य शैली। ठीक है, काव्य या पद्य। ठीक है, शैली प्रारंभ कौन सी की, मुंबई यान की। आगे दिया, बाबर ने कविताओं का संग्रह दीवान नाम से करवाया, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, कविताओं का संग्रह किसने करवाया, बाबर ने कविताओं का संग्रह, बाबर ने कविताओं का संग्रह किसमें करवाया, दीवान में। दीवान, दीवान जो किस भाषा कौन सी है, दीवान नाम से। ठीक है, दीवान में। भाषा कौन सी है इसकी, भाषा है तुर्की। ठीक है, कौन सी भाषा है, तुर्की। आगे दिया, खोद मीर, ख्वाद अमीर या खोद मीर का वास्तविक नाम ग्यासुद्दीन था। ठीक है, क्या नाम था, ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन था। इनका जन्म 1475 में हेरात में हुआ। खोद मीर को मृत्यु के बाद दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया व मीर खुसरो की कब्र के पास दफनाया गया। खोद मीर ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, खोद मीर या ख्वाद मीर, ये किसका नाम है, ग्यासुद्दीन का। खोद मीर या ख्वाद मीर, अमीर या ग्यासुद्दीन, ठीक है, ग्यासुद्दीन। इसने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, ग्यासुद्दीन द्वारा रचित ग्रंथ। ठीक है, द्वारा रचित ग्रंथ इस बुक में दिए हुए। ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ है, एक तो खुलासत उल अखबार, नंबर 1 कौन सा है, खुलासत उल अखबार। ठीक है, यह मुस्लिम जगत का इतिहास है। इसमें क्या है, मुस्लिम जगत का इतिहास, मुस्लिम जगत का इतिहास है। आगे दिया है दस्तूर उल वजूद, 200 ग्रंथ कौन सा है इसका, किसका, याद रखना है, ग्यासुद्दीन का। ग्यासुद्दीन के उपनाम क्या है, खोद मीर भी आ सकता है, ख्वाद अमीर भी आ सकता है। यह ग्यासुद्दीन द्वारा रचित दूसरा ग्रंथ कौन सा है, दस्तूर उल वजूरा, दस्तूर उल वजूरा। और तीसरा ग्रंथ है हबीब ए सियार। ठीक है, हबीब ए सियार। इसकी रचना बाबर के समय भारत में की गई थी। ठीक है, किसके समय हुई, बाबर के समय भारत में। ठीक है, आगे चौथा ग्रंथ है कानून ए हुमायूनी, चौथा कानून ए हुमायूनी। ठीक है, कानून ए हुमायूनी, इसको हुमायूनामा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसको हुमायूनामा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे दिया है हुमायूं कालीन फारसी साहित्य, ये हमने कर लिया है बाबर का। ठीक है, आगे करेंगे हुमायूं कालीन फारसी साहित्य। ठीक है, बाबर कालीन साहित्य का मैं दोबारा रिवीजन कर देती हूँ। ठीक है, तो हमें देख लेते हैं बाबर कालीन साहित्य और इसकी भूमिका को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी और उन शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मदरसों में जो भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी। हुमायूं ने महामगा के सहयोग से दिल्ली में किसकी स्थापना की, मदरसाए बेगम की। ठीक है, किसने की, हुमायूं ने मदरसाए बेगम की स्थापना की महामनगा के साथ। फारसी भाषा को राजभाषा किसने बनाया, तो अकबर ने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया, अकबर ने। शाहजहां ने भी दिल्ली में एक मदरसा बनवाया। ठीक है, और दारुल बरका मदरसे की मरम्मत किसने करवाई, शाहजहां ने करवाई। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री जेबू निशा ने दिल्ली में बैतुल उल उलम नामक मकतब खुलवाया। ठीक है, दिल्ली में बैतुल नामक उल उलुम मकतब किसने खुलवाया, औरंगजेब की निर्वासिता पुत्री ने। आगे न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, लखनऊ का फरंगी महल मदरसा। और व्याकरण की शिक्षा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, सियालकोट का मदरसा। और परंपरागत मान्यताओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, दिल्ली का शाह उल्लाह है
स्कूल, ठीक है। परंपरागत मान्यताओं के लिए दिल्ली का शाह-ए-उल्लाह स्कूल। बनारस हिंदू शिक्षा केंद्र है, वो सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था, ठीक है। हिंदू शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? बनारस। और इसकी प्रशंसा किसने की है? टैवर्नियर ने, ठीक है। किसने की है? टैवर्नियर ने। आगे दिया हुआ है, मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, ठीक है। एक तो तर्क व दर्शन के संबंध में फाजिल दी जाती थी, धार्मिक के संबंध में आमिल दी जाती थी, और साहित्य के संबंध में काबिल नाम की उपाधि दी जाती थी। आगे बाबर कालीन साहित्य। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी, ठीक है। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी है, और जिसकी भाषा चतगाई या तुर्की भाषा है, ठीक है। जिसकी जानकारी हमें भारत जो इसकी बाबर की आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी, उसमें हमें भारत के संबंध में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, जलवायु के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और इस तुजुक-ए-बाबरी का 4 बार तो फारसी में अनुवाद हुआ है और 3 बार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। 4 बार फारसी में अनुवाद हुआ है, जिसमें प्रथम 2 बार अनुवाद तो है ना फारसी में हुमायूं के समय हुआ, जो जेना खां वह पैदा खां ने किया, ठीक है। 2 बार तो हुमायूं के समय हुआ, जो जेना खां वह पैदा खां ने किया, जबकि तीसरी बार अकबर के समय हुआ, जो अकबर ऐसे अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाए। तीसरी बार अकबर के समय कौन हो गया? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना। और चौथा अनुवाद है वो शाहजहां के समय हुआ, मीर अबू तलीब तुर्बाती, ठीक है, के द्वारा दिया गया। आगे अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जो तुर्की भाषा से अंग्रेजी में किसने किया? तो A.S. बेवरेज ने 1905 में किया। फिर दिया हुआ है फारसी से अंग्रेजी में किसने किया तुजुक-ए-बाबरी का? तो लिंडन एल्किंग व एरिस्टन ने किया। आगे बाबर ने मुबैयान काव्य शैली प्रारंभ की। काव्य या पद्य शैली पूछे बाबर ने कौन सी प्रारंभ की? तो मुबैयान शुरू की। आगे बाबर ने कविताओं का संग्रह दीवान में करवाया, ठीक है। ये पूछा जा सकता है भी बाबर ने कविताओं का संग्रह किस में करवाया या किस नाम से करवाया? तो दीवान नाम से, ठीक है, दीवान नाम से करवाया। और भाषा कौन सी थी कविताओं की? तुर्की। आगे दिया है ख्वाद मीर या ग्यासुद्दीन के द्वारा रचित ग्रंथ, ये बाबर के समय थे, ठीक है। इसका ग्यासुद्दीन के रचित बाबर के समय कौन सा था? खुलासत उल अखबार, जो कि मुस्लिम जगत का इतिहास है इसमें। आगे है दस्तूर उल वजूरा, ठीक है, दस्तूर उल वजूरा, ये भी ग्यासुद्दीन का है। आगे है हबीब-ए-सियार, जो कि ग्यासुद्दीन का है, बाबर के समय और भारत में करवाया हुआ इसका, ठीक है। कानून ए हुमायूनी, जिसको हुमायूं नामा भी कहते हैं, ठीक है। ये ग्यासुद्दीन द्वारा रचित है और बाबर के समय है। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।